हेलो एवरीवन, सबका जेम्स ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का देखिए 18 क्वेश्चन है 2021 में पॉलिटी का। इससे पहले वाले वीडियो में 2022 का किए थे, आज 2021 का, कल 20 का, उससे पहले कर करके 11 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने तमिल में देखा ही होगा कि 2023 में मेरा जो है 108 मार्क्स आया था। कैसे आया था? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, 2023 में ये 22 तक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, तो उसी की वजह से आया था। ठीक है, ये प्रीवियस एनालाइज आपको बता देगा कि कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, ज़्यादा पढ़ना है कि कम पढ़ना है, और कौन कौन चीज़ें जो है, कौन कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको सब क्वेश्चन अटेंड नहीं करना है, आपको करना है 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। 60 से 70 क्वेश्चन, वो भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन जो रहेगा मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि हार्ड क्वेश्चन कौन है, वो सब वैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, आपको वैसा टाइप का क्वेश्चन जो है पढ़ने की जरूरत, आंसर देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आंसर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स होगा और आपका जो मैक्स एक्यूरेसी है उसको घटा देगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। 18 का 18 पूरा क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 21 से स्टार्ट है पहला क्वेश्चन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट। ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मेंशन है? तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किस में मेंशन होता है? राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। राइट टू फ्रीडम, ये भी फंडामेंटल राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो डीपीएसपी में मेंशन है। ठीक है, कहाँ मेंशन है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा पार्ट में मेंशन है? पार्ट 4। कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? 36 से 51 तक, 36 से 51 तक मेंशन है। ठीक है, ये जो डीपीएसपी है ये नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। ठीक है, कि अगर डीपीएसपी वायलेट होता है, आपका डीपीएसपी को फुलफिल नहीं करता स्टेट, तो आप कोर्ट जाकर उसको इम्पोज करने के लिए नहीं बोल सकते कि ये चीज़ डीपीएसपी में मेंशन है, स्टेट को जाकर बोलिए कि ये चीज़ करे। ठीक है, तो इसीलिए नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है। ठीक है, डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है, 36 से 51 नॉट इन्फोर्सेबल है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 36 से 51 content directive principle of state policy. This principle aim to ensuring the social economic justice to the people, establish India as the welfare state. ठीक है, वेलफेयर स्टेट कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 38 में मेंशन है। आर्टिकल 38 कहाँ से आता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ गया। ठीक है, वेलफेयर स्टेट वाला क्वेश्चन इसके 2020 वाला क्वेश्चन में आया। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द सोशियो इकोनॉमिकल कल्चरल राइट, बट दे आर नॉट justiciable in a court of law. ठीक है, when it's violate someone, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है some of these principles are as follow. ठीक है, और क्या क्या आर्टिकल में है देखिए, स्टेट सेल strive to promote welfare of the people. ठीक है, securing the protecting of the social order. ठीक है, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या कहता है? that the state shall in a particular direct its policy toward the securing right to an adequate means and livelihood to all that is citizen. ठीक है, यही चीज़ें। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, डीपीएसपी में मेंशन है, मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखिए इक्वल वे पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद करके रखिए, ये सब चीज़ें मेंशन है। आपको उतना आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोविजन जो मेंशन है वही याद करके रखिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। वही सब बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। देखिए, दैट चिल्ड्रन एंड यूथ आर नॉट एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, ये वर्ड जो है ये आएगा तो ये फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 23 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300 ये में मेंशन है अभी फिलहाल। ठीक है, पहले जो था वो फंडामेंटल राइट था,
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो अगर वॉयलेट होगा तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं सकते जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तभी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट का जो राइट इशू करने का पावर होता है वो ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट के बराबर मुकाबले में, ठीक है। तो वो और भी राइट, जैसे लीगल राइट हो गया, फिर स्टेचुटरी राइट हो गया, राइट टू वोट वगैरह वॉयलेट होगा तो आप हाई कोर्ट में जा पाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखिए, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी सिटीजन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, एनी सिटीजन। और ये देखिए सिटीजन ओनली लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये राइट सिटीजन ओनली के लिए, फंडामेंटल राइट कौन कौन से सिटीजन के लिए है मैं बता दूंगा हूँ। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 राइट जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है, फॉरेन के लिए नहीं है, फॉरेनर के लिए नहीं है। और बाकी जितने भी 12 से 36, 12 से 35 तक है, इस सबको छोड़कर सब के सब फॉरेनर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। जैसे इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम में बहुत सारा हो गया, टाइटल वाला हो गया, ठीक है, अनटचेबिलिटी हो गया 70 में जो मेंशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी नॉट फंडामेंटल राइट बट लीगल राइट, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट याद करके रखिएगा, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कोई भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए चेंज किया गया था, ठीक है। 31 को और 90 क्लोज 1 एफ को चेंज करके अभी कहाँ रख दिया गया, 308 ए में, ठीक। अगर देखिए अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी अगर वॉयलेट होगा तो आपको एकदम गारंटी नहीं है कि कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन नॉर्मली स्टेट जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड कर देता है, कि मतलब आपका प्रॉपर्टी अगर किसी सरकारी काम में लग रहा है तो वो पैसा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि जो भी प्रोवाइड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वॉयलेट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में जा पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट वाज द एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन ऑन द 26 जनवरी 1950, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा वो ये सेकंड वाला होगा, ठीक है। देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो होगा वो जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है, ठीक है, ये दोनों वर्ड। और एक वर्ड उसका नाम है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वर्ड जो भी है वो भी मैं किसके जरिए ऐड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एक ऐड किया गया है। और याद करके रखिए ये वर्ड कहाँ मेंशन है, ये पांचों वर्ड जो है प्रियम्बल में मेंशन है, ठीक है, प्रियम्बल में मेंशन है। और प्रियम्बल जो है वो सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, ठीक है। सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड को ऐड किया गया है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, और सिर्फ एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में, याद करके रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा इतना लंबा यही लिखा हुआ है, आप एक बार वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, मैंने जो कहा है वही लिखा हुआ है। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था, सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया गया है, और देखिए यहाँ पे इंटीग्रिटी लिखा हुआ है, यूनिटी पहले से था, इंटीग्रिटी उसके साथ जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, विच प्रोवाइड स्पेशल लीगल सेंटिटी, इतना बार याद करके रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच प्रोवाइड स्पेशल लीगल सेंटिटी, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पेन 24 या 25 तारीख को आएगा, संडे के बाद आएगा, संडे के बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें पेन से लिख दूंगा मैं, ठीक है, अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है ऑफ लैंड है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपको लिमिटेड पावर अप्लाई करता है, पार्लियामेंट को, ठीक है, जुडिशरी को या फिर सब कुछ को, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिटेड जहाँ पे होगा वर्ड वही वाला आंसर सही होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ मीटिंग विद फेडरल स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गवर्नमेंट होल हेड इंडिया नॉमिनल, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होगा देखिए द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डी आंसर सही हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गवर्नमेंट जो चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट देखिएगा कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ जाता है तो आर्टिकल 368 356 लगा के 356 लगा के देखिएगा प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक। पूरा का पूरा जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये जितना भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन वो टेस्ट सीरीज में नहीं मिलने वाला, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन से क्वेश्चन आया है, वो डिफिनेशन आपको याद करके रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक, जो लिमिटेड पावर सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवार्ड से क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। आर्टिकल 80 से क्वेश्चन आया है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। देखिए भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 18 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 18 के अंडर तो कोई भी ऐसा टाइटल प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आर्टिकल 80 के अंदर कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं किया गया है, चाहे वो भारत रत्न हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, ठीक है। और प्रीफिक्स और सुफिक्स भी कोई अपने नाम के पहले प्रीफिक्स और सुफिक्स नहीं लगा सकता टाइटल को लेकर, ठीक है। उसके बाद देखिए पद्मा अवार्ड विच वेर इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1944, ठीक है। ये स्टेटमेंट पहला सही है, वे आर सस्पेंडेड ओनली वंस, यहाँ तक सही था, यहाँ के बाद गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक बार नहीं होगा, 3 बार होगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पार्टिकुलर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ की वर्ड क्या है 5, देखिए यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। एक साल में 3 बार ही मिल सकता है भारत रत्न अवार्ड जो होता है, वो एक साल में 3 बार ही दिया जाता है, ठीक। लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 3 बार से ज़्यादा लोगों को मिला है, 2023 में ही लेकिन 23 में नहीं 24 में ही 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे देखा सिर्फ ओनली बोलेगा कि 3 लोग, तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वही वाला जो मैंने कहा है। देखिए यहाँ पे एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। 3 बार पद्मा अवार्ड सस्पेंड किया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और कोई भी पद्मा अवार्ड हो गया पद्मा अवार्ड हो गया या फिर भारत रत्न अवार्ड हो गया, वो आर्टिकल 18 में जो है वो टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 3 टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए जुडिशियली कस्टडी मीन्स एन accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station not in jail, ठीक है। ये देखिए ये बोलूँगा मैं सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा करंट अफेयर के बेस पे तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन करिएगा तो 100% मैं बोलूँगा ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत हो जाएगा और आप नेगेटिव खा लीजिएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आंसर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ के कोनो फायदा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड होता नहीं है, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आएगा तो आपको मतलब बोला नहीं जाता क्विज वाला क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को सोल्व करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्टैटिक का वो क्वेश्चन सोल्व करिए जो बार बार मतलब स्टैटिक से रिलेटेड है, ये स्टैटिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट बार बार रिपीटेड नहीं होता है। स्टैटिक वाला क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक। देखिए विथ रेफरेंस टू इंडिया
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन ए प्रिजन मेक आउट ऑफ ए sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of the his her right। ठीक है, जो यहाँ बोल रहा है प्रिजनर मेक आउट ए सफिशियंट केस। ठीक है, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू हर। पैरोल मतलब जेल में जो देखभाल करने वाला होता है, कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम ए मैटर ऑन द हिज हर राइट। ठीक है, ऐसा कोई भी राइट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है कि मैंडेटरी राइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल। ठीक है, ऐसा ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्रिजनर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। स्टेट लिस्ट किसमें? 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल आप जाके जरूर पढ़िएगा। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में जिसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ पास कर सकता है। ठीक, स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट पास कर सकता है नॉर्मली, सेंट्रल भी पास करता है प्रेसिडेंट रूल के टाइम में। ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाता है तब। और कंकरेंट लिस्ट में जो है वो स्टेट भी लॉ पास कर सकता है, सेंट्रल भी लॉ पास कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द नेशनल लेवल which ministry is nodal agency to ensure the effective implementation of the scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of forest right act 2006। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये फैक्ट पूरा याद करने वाला चीज़ है। देखिए, यहाँ पे देखिए ट्राइब लिखा हुआ है, तो ट्राइब लिखा हुआ है तो पंचायत राज में तो जाएगा नहीं। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में जाएगा नहीं, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में जाएगा नहीं, ट्राइबल से रिलेटेड मैटर है तो ट्राइबल अफेयर में ही जाएगा। ठीक है, जो पूरा फैक्ट है ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है। देखिए, ए लेजिस्लेचर विच कन्फर्म ऑन द एग्जीक्यूटिव on or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which one of the following article of the Indian Constitution। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड है, देखिए अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर ऑन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ को वायलेट किया जाएगा तो आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या प्रोवाइड करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो तरह के लॉ पास होते हैं। इन दो तरह के प्रोविजन पाए जाते हैं आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर का लॉ का मतलब होता है कि हर कोई लॉ के हिसाब से बराबर होगा। ठीक है, अगर लॉ को वायलेट किया जाएगा, लॉ से रिलेटेड मैटर तो आर्टिकल 40। ठीक है, ये आंसर ये वन है। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जैसे देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स होता है कि अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगता है और गरीब लोगों पे टैक्स कम लगता है, तो उसी को बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको इक्विटी भी कहा जाता है। जिसको ठीक है, आर्टिकल 28 में क्या है? देखिए, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप एंड सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे मुस्लिम लोगों को देखिएगा स्कूल में जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है। ठीक है, वहाँ पे रूम भी बना होता है मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, वही कहना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 32 में 6 तरह के राइट इशू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है 5 तरह के, सॉरी, राइट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो राइट इशू करने का पावर होता है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, याद करके रखिएगा। इसलिए मैंने राइट टू प्रॉपर्टी में हाई कोर्ट कहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हाई कोर्ट इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिकेटेड दैट द फेडरल करेक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वही फेडरल करेक्टर है, जो देखिए सेंटर और स्टेट दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए यूनियन लेजिस्लेचर का नाम है, ये यूनिटरी फीचर हो गया। यूनियन कैबिनेट का नाम है, यूनिटरी फीचर हो गया। फंडामेंटल राइट का नाम है, यूनिटरी फीचर्स का हो गया। क्योंकि फंडामेंटल राइट को कौन चेंज करता है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होता है। देखिए इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म कॉल्ड द क्वासी फेडरलिज्म सिस्टम। ठीक है, कंटेन मेजर फीचर्स ऑफ बोथ फेडरेशन ऑफ एंड यूनियन। ठीक है, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन यूनियन देखिए गवर्नमेंट एट टू लेवल, सेंटर एंड स्टेट के पास, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन द 7 शेड्यूल। ठीक है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट स्टेट। देखिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिस्ट्रक्टिबल, लेड आउट बाय द जुडिशरी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मैंने कहा था सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, तो पहले कहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन में। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो सेंटर और स्टेट दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। देखिए एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, स्टेट के लिए क्या होता है, स्टेट के लिए देखिए परमानेंट पीपल होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट पीपल होना चाहिए, परमानेंट टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यही 3 चीज़ें होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही पहला सबको डिफेंस कर रहा है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, परमानेंट ऑक्यूपाई ए डेफिनाइट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल। देखिए कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, तीनों चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक, 3 फीचर्स बता दिए स्टेट के, 3 चीज़ें होना जरूरी है, टेरिटरी होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए और एक गवर्नमेंट होना चाहिए, दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही लिखा होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में वही 3 चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी और गवर्नमेंट, कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विद द अदर स्टेट। ठीक है, कैपेसिटी होना चाहिए दूसरा कंट्री से तालमेल रखने के लिए। ठीक है, विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि अगर कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड चीफ जज को अगर बुलाए कॉल बैक, ठीक है, बुलाए प्रेसिडेंट के परमिशन से, तो वो आएगा। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का में बैठने के लिए आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जज की कमी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट के परमिशन से रिटायर्ड जज को बुलाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट भी ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बोलिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ ऐसा पावर है, ठीक है, कि रिव्यू करने का अपना जजमेंट को। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, वही वाला चीज़ मैंने जो कहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, याद करके रखिएगा। जब जुडिशरी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। विथ रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देयर इज ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, इंडिया में जो है ओनली, देखिए ओनली इंडिकेटर लाल इंडिकेटर दिखा रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, वन सिटीजन वन डोमिसाइल इंडिया में। देखिए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ भी ओनली है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेड द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो है वो नेचुरल बर्थ के जरिए होना चाहिए, कि सिर्फ सिटीजन होना चाहिए। ठीक है,
बर्थ के जरिए बने, डिसेंट के जरिए बने या फिर नेचुरलाइज के जरिए बने, ये कुछ के भी जरिए बने, सिर्फ सिटीजन होने चाहिए। देखिए, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ वन स्टेटमेंट सही हो गया, तो ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल, इंडिया के अंदर ऐसा ही एप्लीकेबल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन तो बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया प्रेसिडेंट के लिए। देखिए यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसलिए जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। 35 साल का एज होना चाहिए, 35 ईयर जहाँ पे लिखा हुआ है। क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, सिटीजन होना चाहिए, कैसे भी हो, नेचुरलाइज हो, रजिस्ट्रेशन के जरिए हो या फिर डिसेंट के जरिए हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर constitute the best safeguard of the liberty in the liberal democracy? Okay, which one of the following factor constitute the best safeguard of liberty in liberal democracy? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, देखिए, द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइडेड द टास्क ऑफ स्टेट इनटू 3 ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियरी ब्रांच, ठीक है। कि तीनों जो है वो सेपरेशन है, मतलब कि तीनों जो है इंडिपेंडेंट काम करेंगे, ठीक है। कोई किसी के बीच में टांगा नहीं अड़ाएगा, लेकिन जुडिशरी जो है करता है ऐसा, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। देखिए, चेक एंड बैलेंसेस, राइट ऑफ म्यूचुअल control and influence, make sure that the three powers interacted in an equitable and balanced way. ठीक है, separation of power is an essential element of the rule of law enshrined in the constitution, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, ठीक है। बट हाउ डज आवर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दैट मॉडल, मतलब ब्रिटिश का मॉडल से हम लोग का मॉडल कैसे चेंज है, ठीक है। एज रिगार्ड लेजिस्लेचर, ठीक है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है। ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, द सोवरेन और सोवरेन, बट द इंडियन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है कि ब्रिटिश का पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम और सोवरेन है, मतलब कुछ भी कर सकता है। इंडिया पार्लियामेंट वैसे कर सकता है क्या? कुछ नहीं, लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के करेगा, ठीक है। तो बोला जाता है कि ब्रिटिश का जो क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बना सकता है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बना सकता है, लेकिन इंडिया पार्लियामेंट ऐसा नहीं। इंडिया में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142, आपको पता है 142 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है क्या करने के लिए? कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए अनलिमिटेड पावर है कि कुछ भी कर सकता है, लेजिस्लेचर ब्रांच को या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को के अंदर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना ये आर्टिकल का इस्तेमाल करके कोई भी केस को सॉल्व कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इन इंडिया, देखिए, in India matter related to the constitutionally of the amendment of that act of the parliament are referred to as the constitution bench by the supreme court, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया में जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बहुत, ठीक है। यहाँ ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का अमेंडमेंट जो होता है वो कैसे दिखाता है, ठीक है। तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेंच होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। अभी तक का सब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक का जो है वो सबसे बड़ा बेंच, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसमें सबसे ज़्यादा जज थे, वो 13 जज थे। वो कौन सा बेंच था, आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया मैटर रिलेटेड टू द constitutionality of amendment of an act of the parliament are referred to of the constitutional bench by the supreme court, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का constitutional bench ही डिसाइड करता है। और कितना क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन है। देखिए विथ रेफरेंस टू द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए एन गोपाला स्वामी, a younger committee suggested that the minister and a secretary be designated solely for the pursuing the subject or administrative reform and promoting it। यहाँ एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड है सोलोली, ठीक है। ऐसा वर्ड यहाँ भी आएगा तो 100% गलत रहता है, ठीक है। देखिए in 1970 the Department of Personnel was constituted one of the commissioners of the Administrative Reform Commission 1996। दिस वाज रिप्लेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर चेंज, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोले हम, यह स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा हार्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो है सॉल्व करके कोई फायदा नहीं आएगा, ऐसा स्टेटमेंट घूर कर फिर से आने वाला नहीं है, ठीक। स्टैटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहता है वही आपको सॉल्व करना है, और वही का प्रीवियस ईयर में जो आया है उसी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्वेश्चन करके टाइम बर्बाद करिएगा आप, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, यही से क्वेश्चन रिपीट होता है, वो सब टॉपिक रिपीट नहीं होता है, ठीक। ठीक है, ये सब मतलब बच्चा लोग को कंफ्यूज करने के लिए देता है। देखिए राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, क्या मेंशन है आर्टिकल 21। ये जो राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन है ये कम से कम अभी तक 5 बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एक बार 11 में आया है, एक बार 17 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है, अभी 2024 में फिर से आया है। टोटल 4 ना 5 बार क्वेश्चन आया राइट टू प्राइवेसी, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21, ठीक है। 15 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, चलिए देखते हैं। 21 में राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। यहाँ पे एक केस याद करके रखिएगा, के एस पट्टा स्वामी, ठीक है। के एस पट्टा स्वामी ऑप्शन में आ सकता है, के एस पट्टा स्वामी जो है वो ये बहुत फेमस केस है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है वो अकेले ही इतना राइट है कि आप मतलब हाथ नहीं सो, राइट टू मैरी जो है, राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, ये सब जो होता है वो है राइट आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 15 देखिए क्या बोलता है, आर्टिकल 50 के लिए याद करके रखिएगा, RRCSP, ठीक है, रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, RRCSP, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर कोई पर्सन या फिर स्टेट वायलेट करता है इस बेसिस पे, ठीक है, ये 5 वर्ड के बेसिस पे, अगर किसी का कलर के बेसिस पे भगा रहा है, किसी दुकान में जाइएगा तो कलर के बेसिस पे आपको बता रहा है कि नहीं आप काला है, आप छोटा कपड़ा पहने हैं, इन पाँचों को छोड़ कर तो आप वायलेट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाइएगा, याद करके रखिएगा। ये 5 वर्ड में जब वायलेट होगा तभी आप जा पाइएगा सुप्रीम कोर्ट में। 19 देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
उसके बाद देखिए आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन द लोकसभा, ठीक है, इलेक्शन फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूंसी, ठीक है। इस स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये ये बताए कि 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा जाए, ठीक है। पहला बात तो कोई भी लॉ है आरपीए 51, ठीक है, जो ये सब बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 1951, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। और जो इलेक्शन होगा वो मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूंसी से होता है, ठीक है, 3 से नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट गलत, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेंट फ्रॉम 3 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, ठीक है, 3 लोकसभा से लड़ तो गई थी, लेकिन तीनों का तीनों सीट इनका जो हो गया था वो वैकेंट हो गया था, ठीक है, तीनों का सीट 3 इलेक्शन लड़ने 3 जगह से लड़ने की वजह से। उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे बोले, ये तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बना हुआ। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर इज नो लॉ, ठीक है, कोई लॉ नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ, कि एक लॉ पहले से एक लॉ है उसी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द मेनी कंस्टिट्यूंसी, ठीक है, मेनी कंस्टिट्यूंसी नहीं होगा, ओनली 2 रहता तब हो सकता था सही। मेनी कंस्टिट्यूंसी His her party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by him her in the event him or her winning in all the constituency। ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूंसी हाईलाइट करके लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन हो गया है वो देखिए अकॉर्डिंग टू द आंसर की रिलीज बाय यूपीएससी दिस क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप, ठीक है, ये क्वेश्चन को खत्म कर दिया गया है, ये क्वेश्चन को नहीं लिया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा वो जो सेकंड वाला स्टेप था, श्री देवीलाल 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनको तीनों का तीनों सीट जो था वो वैकेंट हो गया था, ठीक है। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगले वीडियो में हम लोग 2020 वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 2020 वाला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।